नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर। इस समय की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आगे विस्तार से इसी वीडियो में जानेंगे। जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से खुल करके गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाइए। तो आइए दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार जान लेते हैं। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ 5 नई याचिकाएं दाखिल हुई हैं। केंद्र सरकार को मिला नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न आधारों पर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की संवैधानिक वैधता की चुनौती देते हुए दायर की गई 5 नई याचिकाओं पर सरकार को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही इन याचिकाओं को इसी विषय पर दायर अन्य याचिकाओं के साथ नत्थी कर दिया गया है। इन याचिकाओं में पड़ोसी देशों के लोगों को भारत की नागरिकता देने के प्रावधानों में मुसलमानों को शामिल न करने को, संविधान की बराबरी और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताया गया है। इन याचिकाओं में देख सकते हैं केंद्र सरकार को जारी हुआ है सुप्रीम कोर्ट से नोटिस। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। बहरी अंधी सरकार को जगाने के लिए विपक्ष को सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा, यह कहना है यशवंत सिन्हा का। लॉकडाउन और केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आर्थिक पैकेज को लेकर के विपक्षी दल लगातार सवाल उठा रहे हैं। इस बीच बीजेपी के पूर्व नेता और वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने भी प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर मोदी सरकार पर काफी तीखा हमला बोलते हुए विपक्ष को यहां पर नसीहत दी है। पूर्व बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा ने ट्वीट कर कहा है कि केंद्र की बहरी अंधी सरकार को जगाने के लिए विपक्षी पार्टियों को सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा। यशवंत सिन्हा ने आगे कहा है कि विपक्षी दलों को प्रवासी मजदूरों और गरीब लोगों की स्थिति को उजागर करने के लिए सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा। सरकार गरीबों की पीड़ा के लिए बहरी और अंधी हो चुके हैं, मात्र बयानबाजी अब पर्याप्त नहीं है, ये यहां पर कहना है यशवंत सिन्हा का। और उन्होंने विपक्ष को दी है नसीहत कि केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ यहां पर अब मोर्चा खोलना ही पड़ेगा, सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि बहरी और अंधी सरकार को जगाना है, ये कहना है यशवंत सिन्हा का। फिलहाल दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। बीजेपी के सांसद ने की वन नेशन वन एजुकेशन की मांग, बोले बंद किए जाएं देश में चल रहे मदरसे। आप लोगों को बताते चले मुजफ्फरपुर के सांसद और भाजपा के नेता अजय निषाद ने अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म गुरुओं को टारगेट किया है। यहां पर सांसद अजय निषाद ने कहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के धर्मगुरु बच्चों के कोमल मन और हृदय में कट्टरपंथ की भावना भर देते हैं और फिर अपने हिसाब से उनका इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर मदरसा में शिक्षा ग्रहण करने वाले ऐसे लोग कम पढ़े लिखे होने के कारण इन धर्म गुरुओं की बात पर चलते हैं। भाजपा नेता ने आगे कहा है कि मदरसे से पढ़कर निकलने वाले लोग हिंदू मुस्लिम की तर्ज पर लड़ाई करने पर आमदा होते हैं। सांसद ने मदरसा द्वारा दी जा रही शिक्षा को तत्काल बंद करने की यहां पर वकालत की है। यह बयान सामने निकल के आया है बीजेपी के सांसद के द्वारा। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। कोरोना संकट में भी मुनाफा कमा रही है बीजेपी की सरकार। मास्क पर 31% ज्यादा कीमत वसूलने पर बोली कांग्रेस, पहले वेंटिलेटर स्कैम और अब मास्क स्कैम। आप लोगों को दोस्तों बताते चले कोरोना संकट के बीच कांग्रेस और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के बीच सियासी घमासान लगातार जारी है। अभी उत्तर प्रदेश का बस का मामला शांत हुआ था कि कांग्रेस ने बीजेपी पर इस महामारी के बीच मुनाफा कमाने का एक बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी पहले वेंटिलेटर स्कैम और अब मास्क स्कैम कर इस महामारी में भी खूब पैसा कमा रही है। सुरजेवाला ने अहमदाबाद मिरर की एक खबर शेयर करते हुए ट्वीट किया और लिखा, गुजरात में पहले वेंटिलेटर स्कैम और अब मास्क स्कैम, 31% मुनाफा कमा गुजरातियों की लूट क्यों, क्या ये खाएं और कमाएं मॉडल है। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले अहमदाबाद मिरर की इस रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में विजय रूपाणी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने N95 मास्क अमूल पार्लरों के माध्यम से बेचने का यहां पर निर्णय लिया है। लेकिन इन पार्लरों में मास्क 65 रुपए
में बेचा जा रहा है, जो कि कीमत से 31% यहां पर अधिक है, जिसको लेकर के कांग्रेस यहां पर हमलावर हो गई है बीजेपी सरकार पर और लगाया है यहां पर मोटा मुनाफा कमाने का आरोप कोरोना संकट के समय में भी। इस बीच दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश बिजली बिल की शिकायत की तो विभाग ने कहा छूट पाना है तो बीजेपी को हटाना है। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में बिजली के बढ़े हुए बिल की शिकायत करने पर एक शख्स को बिजली विभाग से जो जवाब मिला है, उसने न केवल ग्राहक बल्कि स्थानीय प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों तक की नींद उड़ा दी है। दरअसल आप लोगों को बताते चले, आगर मालवा के हरीश यादव का करीब 30,000 रुपए से अधिक का बिल आया तो उन्होंने बिजली विभाग में इसकी शिकायत की। बिजली विभाग की वेबसाइट पर उन्होंने इसकी शिकायत की, जिसके बदले उन्हें एक एप्लीकेशन आईडी दी गई। अगले दिन जब हरीश यादव ने बिजली विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत का स्टेटस चेक किया तो उनके होश उड़ गए। वेबसाइट में शिकायत के स्टेटस के साथ क्लोज रिमार्क में लिखा था कि अगर बिल में छूट पाना है तो बीजेपी को हटाना है, कांग्रेस को लाना है, 100 रुपए में 100 का आना है। ये यहां पर कहा गया बिजली विभाग की तरफ से और यहां पर यह मामला सामने निकल के आया मध्य प्रदेश से। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। गुजरात सरकार की दलील, प्रवासी मजदूरों को घर जाने का खर्च लेने का हक नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा आप दीजिए या फिर रेलवे करे माफ। आप लोगों को बताते चलें दोस्तों, गुजरात हाई कोर्ट ने कहा है कि प्रदेश सरकार को अपने गृह राज्य लौट रहे प्रवासी मजदूरों को भेजने का पूरा खर्च उठाना चाहिए या फिर रेलवे को किराए में छूट देनी चाहिए। हाई कोर्ट की टिप्पणी गुजरात सरकार की उस टिप्पणी के बाद आई है जिसमें उसने कहा था कि राज्य में कई प्रवासी मजदूर अपने दम पर आए हैं और अंतर्राज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम 1979 के तहत राज्य पर उनके विस्थापन या यात्रा का खर्च उठाने के नियम लागू नहीं होते हैं। यह कहना था राज्य सरकार का हाई कोर्ट में, लेकिन यहां पर हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि गृह राज्य लौट रहे प्रवासी मजदूरों को भेजने का पूरा खर्च सरकार को उठाना चाहिए या फिर रेलवे को किराए में छूट देनी चाहिए। यह कहना है गुजरात हाई कोर्ट का। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। महाराष्ट्र नांदेड़ साधु हत्याकांड में नहीं है कोई भी सांप्रदायिक एंगल, आरोपी को लेकर के पुलिस ने किया है बड़ा खुलासा। पालघर मॉब लिंचिंग के बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर से एक साधु की हत्या का मामला सामने आया है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में शनिवार की रात एक साधु का शव उनके उमरी स्थित आश्रम में मिला था। घटना की जांच के दौरान पुलिस को कुछ ही दूरी पर आश्रम के सेवक का भी शव मिला। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया था। वहीं कुछ लोग इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर अब महाराष्ट्र पुलिस ने यहां पर सफाई दी है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में कोई भी सांप्रदायिक एंगल बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस का कहना है कि आरोपी उसी समुदाय से जुड़ा हुआ है। ये यहां पर बड़ा खुलासा किया है पुलिस ने और कहा है कि नांदेड़ साधु हत्याकांड में नहीं है कोई भी सांप्रदायिक एंगल। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। देश बंटवारे के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी त्रासदी है। प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा पर बोले हैं मशहूर इतिहासकार रामचंद्र गुहा। आप लोगों को बताते चले, कोरोना वायरस के कारण देश को लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसके चलते प्रवासी मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है और वे बड़ी संख्या में अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। इतिहासकार और अर्थशास्त्री रामचंद्र गुहा ने इसे देश बंटवारे के बाद दूसरी सबसे बड़ी त्रासदी बताया है। गुहा ने कहा है कि जो अभी मजदूरों की हालत है यह विभाजन के बाद की सबसे बड़ी मानव निर्मित त्रासदी है। उन्होंने कहा है कि इसके देश के बाकी हिस्सों में भी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक परिणाम होंगे। गुहा ने आगे कहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकडाउन की घोषणा करने से पहले प्रवासी मजदूरों को घर जाने के लिए कम से कम 1 हफ्ते का समय दे देते तो इस त्रासदी से बचा जा सकता था। ये यहां पर कहना है रामचंद्र गुहा का। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री बोले लॉकडाउन में बढ़ रहा है साइबर क्राइम, अफवाह फैलाने वालों को छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि राज्य में कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन के बाद साइबर क्राइम काफी बढ़ गया है। उन्होंने कहा है कि फेसबुक,
ट्विटर, टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर गलत पोस्ट डाले जा रहे हैं लगातार। देशमुख ने कहा है कि इस तरह के लोगों पर महाराष्ट्र पुलिस का साइबर सेल कड़ी निगाह रख रहा है और मैंने ऐसे मामलों में सख्ती बरतने के आदेश दिए हैं। इस तरह के काम करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा किसी भी कीमत पर। देशमुख ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर महिलाओं के खिलाफ गलत टिप्पणियां की जा रही हैं, समाज को बांटने वाली बातें लिखी जा रही हैं। ऐसे लोगों पर खास नजर रखने और कार्रवाई के लिए पुलिस को कहा गया है। ये यहां पर कहना है महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का। फिलहाल दोस्तों अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। चौतरफा घिरने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वापस लिया अपना आदेश। आप लोगों को बताते चले, उत्तर प्रदेश में कोरोना वार्ड और क्वारंटीन सेंटर में मोबाइल ना रखने के आदेश को वापस ले लिया गया है। योगी सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने साफ किया है कि कोविड-19 के मरीजों और क्वारंटीन सेंटर में रखे गए लोगों को एहतियात के साथ मोबाइल रखने की अनुमति होगी। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री को बीजेपी ने लिया निशाने पर। कोरोना संकट काल में बिहार सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर रही है। विपक्ष लापरवाही से लेकर अव्यवस्था तक का आरोप लगाता रहा है। विपक्ष ने सोशल मीडिया पर भी कई ऐसी तस्वीरें जारी की हैं जिसमें अव्यवस्था साफ तौर पर नजर आ रही है। ऐसे में अब सत्तारूढ़ दल के नेता भी सरकार पर सवाल खड़े करने लगे हैं। बीजेपी के कद्दावर नेता संजय पासवान ने नीतीश कुमार पर कई सवाल खड़े किए हैं। वहीं एलजेपी के विधायक दल के नेता राजू तिवारी ने कहा है कि अधिकारी बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं। बीजेपी के मंत्री संजय पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। संजय पासवान ने कहा है कि क्वारंटाइन सेंटर में बेहतर व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, मजदूर परेशान हैं, अधिकारी अपने मन की कर रहे हैं। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार को अपने घर से निकलना चाहिए। आखिर कब तक वो एसी रूम में रहेंगे? ये यहाँ पर बीजेपी के कद्दावर नेता संजय पासवान ने जोरदार हमला बोला है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी कार्यालय में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। कमलनाथ ने पूछा, नियम सिर्फ गरीबों के लिए है क्या मोदी जी? आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बीजेपी के नेता और पूर्व सांसद सिंधिया के करीबी पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी के रायसेन के समर्थकों ने भोपाल कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का यहां पर उल्लंघन हुआ है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस पूरे मुद्दे पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या मोदी जी के लॉकडाउन के नियम सिर्फ गरीबों आमजन के लिए ही हैं? आपकी पार्टी के नेताओं पर यह नियम लागू नहीं होते हैं क्या? और कमलनाथ ने आगे कहा है कि क्या इसके दोषियों पर आम जन की तरह ही कार्रवाई करेंगे मुख्यमंत्री? ये यहां पर कमलनाथ ने जोरदार हमला बोला है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी पर। तो यहां पर दोस्तों आज की ये तमाम बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। अपने सभी दोस्तों तक इन खबरों को जरूर पहुंचाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।